Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 5th. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. The prose work of Sir Thomas More included The Life of John Picus, The History of Richard III. टॉमस मोर का वो कौन सा प्रोज वर्क है? तो वो वर्क है द लाइफ ऑफ जॉन पिकस, द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड. ये जो दोनों वर्क है ये सर टॉमस मोर के प्रोज वर्क में काउंट होते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु इज वेल नोन फॉर हिज मॉडी ऑथर. वो कौन है जो अपने वर्क मॉडी ऑथर के लिए फेमस है? तो वो है मैलोरी. तो याद रहेगा ना, सर टॉमस मोर के प्रोज वर्क है द लाइफ ऑफ जॉन पिकस, द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड. तो ये दो वर्क है सर टॉमस मोर के प्रोज वर्क हैं. और मॉडी ऑथर किसका वर्क है? मैलोरी का. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लॉन्ग कॉल्ड द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स. जो लॉन्ग है उन्होंने कहा है कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो है वो मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग है. ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो बिकॉज ऑफ नरेटिव यूनिटी. जो कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग है उसमें नरेटिव यूनिटी प्रेजेंट किया गया है चौसर के द्वारा, और इस वजह से लॉन्ग ने इसे प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन कहा है. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है. और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? तो ये जॉफ्री चौसर को कहा जाता है. तो दोनों चीज याद रखिएगा. लॉन्ग ने कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग को प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन कहा है इसकी नैरेटिव यूनिटी की वजह से, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जॉफ्री चौसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम द वॉर ऑफ द रोजेस. द वॉर ऑफ द रोजेस, इस नाम का क्या महत्व है? The rival fractions in the war were symbolized by red and white roses respectively. Actually जो rival fractions है उसे red and white roses के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, प्रतीक के रूप में प्रेजेंट किया गया है वॉर में. इस वजह से इस वॉर का नाम द वॉर ऑफ द रोजेस रख दिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वाज डगलस. तो वो कौन सा पर्सन है जिसने सबसे पहले वर्जिल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? तो दैट नेम इज डगलस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज मोर्स यूटोपिया पब्लिश्ड. टॉमस मोर का यूटोपिया जो वर्क है बहुत ही पॉपुलर वर्क है, तो ये किस ईयर में आया था? 1516 में. क्वेश्चन नंबर 8, राल्फ रॉबिन्सन्स ट्रांसलेशन ऑफ मोर्स यूटोपिया अपीयर्ड इन 1551. टॉमस मोर का जो वर्क यूटोपिया है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1516 में, इसका ट्रांसलेशन किया था राल्फ रॉबिन्सन्स ने. और वो ट्रांसलेशन वर्क राल्फ रॉबिन्सन का कब आया था? तो 1551 में. दोनों पॉइंट याद रखिएगा. पहले तो जो ओरिजिनल वर्क है टॉमस मोर का यूटोपिया वो 1516 में पब्लिश्ड हुआ था, और इसका जो ट्रांसलेशन वर्जन है राल्फ रॉबिन्सन के द्वारा वो अपीयर्ड हुआ था 1551 में. Now question number 9. Utopia is also known by the name The Kingdom of Nowhere. यूटोपिया का एक अनदर टाइटल है जो टॉमस मोर का वर्क है यूटोपिया, इसका अलग टाइटल है द किंगडम ऑफ नोवेयर. एक्चुअली यूटोपिया में टॉमस मोर ने एक ऐसी किंगडम का इमेजिन किया है जैसा किंगडम कहीं नहीं मिलता है. एक आदर्शवादी किंगडम की बात उन्होंने की है जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है किसी भी तरह का क्राइम ना हो, बिल्कुल आदर्शवादी आइडियल किंगडम हो. तो इस तरह के किंगडम पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलता है. दिस इज वाई इसका सेकेंड टाइटल है द किंगडम ऑफ नोवेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द टेल ऑफ मेलिबेंस इन द कैंटरबरी टेल्स वॉज टोल्ड बाई चौसर हिमसेल्फ. तो कैंटरबरी टेल्स में जितने भी यात्री थे उन्हें सबको दो दो स्टोरी सुनाने थे, आते टाइम और जाते टाइम, और जो सबसे बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसे गिफ्ट के तौर पे क्या मिलेगा? रात का भोजन मिलेगा, सपर मिलेगा. तो यहाँ पे हर किसी को सुनाना था. चौसर जो थे जॉफ्री चौसर वो भी उस कैंटरबरी टेल्स में यात्री थे, पिलग्रिम्स के तौर पे वो भी थे, वो भी पिलग्रिम्स थे, और इस वजह से वो भी कहानी सुनाते हैं. तो जो स्टोरी है टेल ऑफ मेलिबंस, इसको चौसर ने सुनाया है कैंटरबरी टेल्स में.
जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी टेल किसने सुनाई थी। टेल ऑफ मेलिवंस किसका है? जॉफ्री चौसर का। और यूटोपिया का सेकेंड नेम है द किंगडम ऑफ नोवेयर। Now question number 11. The authorized version of the Bible is based on the translation made by Tyndale. बाइबिल का जो ट्रांसलेशन हुआ था तो उसका एक ऑथोराइज्ड वर्जन आया था, और उस ऑथोराइज्ड वर्जन है उसको किसने ट्रांसलेट किया था? टिंडल ने किया था। तो बाइबिल को बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया, जिसमें सबसे ऑथोराइज्ड वर्जन है वो है टिंडल का। द स्पेनिश आर्मडा वॉज डिफीटेड इन 1588। द स्पेनिश आर्मडा कब डिफीट हुआ था? तो 1588 में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. द वेज ऑफ परफेक्ट रिलीजन वॉज रिटेन बाय। द वेज ऑफ परफेक्ट रिलीजन एक वर्क है और इसको लिखा है जॉन फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 14. लूथर्स विटेनबर्ग थीसिस वर पब्लिश्ड इन 1517। लूथर्स की विटेनबर्ग थीसिस आई थी और इसको इन्होंने पब्लिश कराया था 1517 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. अर्ल ऑफ सरे वॉज एक्सक्यूटेड इन 1547। अर्ल ऑफ सरे को एक्सक्यूट कर दिया गया था। कब किया गया था? 1547 में। तो याद रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब इस तरह के क्वेश्चन जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत सर्च करके आप लोग के लिए लाया गया है। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1558। इंग्लैंड की गद्दी पर जो राज सिंहासन है उस पर कौन बैठा था 1558 में? तो एलिजाबेथ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. बोथ द प्रिंस ऑफ मैकियावेली एंड द कोर्टियर ऑफ कॉस्टिग्लियन आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रेनेसा स्पिरिट इन द सेंस दैट। यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रिंस ऑफ मैकियावेली हैं और जो द कोर्टियर ऑफ कॉस्टिग्लियन है, ये दोनों लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं रेनेसा स्पिरिट के। किस सेंस में रिप्रेजेंटेटिव हैं? बोथ एडवोकेट वर्ल्डली सक्सेस बाय क्वेश्चनेबल मीन्स। तो दोनों लोग एडवोकेट करते हैं वर्ल्डली सक्सेस को किसके द्वारा? क्वेश्चनेबल मीन्स के द्वारा। तो ये दोनों सिमिलरिटी है मैकियावेली और कोर्टियर ऑफ कॉस्टिग्लियन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. हु स्ट्रेंथेंड द मोनार्की आफ्टर द वॉर ऑफ द रोजेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो द वॉर ऑफ रोजेस हुआ था उसके बाद क्या होता है कि इंग्लैंड में जो मोनार्की है, राजतंत्र है, उसको थोड़ा सा मजबूती दिया जाता है। और ये काम कौन करता है? हेनरी 7, जो इंग्लैंड के किंग होते हैं हेनरी 7, वही क्या करते हैं? वॉर ऑफ द रोजेस के बाद इंग्लैंड में मोनार्की को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. द एक्सपेडिशंस ऑफ कोलंबस टू अमेरिका एंड वास्को ड गामा टू इंडिया इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 15th century may be attributed to। यहाँ पे 2 पॉइंट कहा गया है कि जब कोलंबस ने अमेरिका की एक्सपेडिशन की थी और वास्को डे गामा ने इंडिया की एक्सपेडिशन की थी, तो इन दोनों के एक्सपेडिशन के पीछे वजह क्या थी? और दोनों ने कब एक्सपेडिशन किए थे? 15th century में ही किया था। तो इन दोनों के पीछे वजह जो थी वो लस्ट फॉर वेल्थ, संपत्ति के चाहत में, धन की चाहत में इन्होंने ऐसा किया था। Now question number 20. Who among the following was a 15th century educationist and reformer? तो 15th century के वो शिक्षा शास्त्री और रिफॉर्मर कौन है? That one is रोजर एस्कम। रोजर एस्कम जो हैं वो 15th century के एजुकेशनिस्ट हैं और रिफॉर्मर हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि पूछ सकता है कि 15th century में जो एजुकेशनिस्ट और रिफॉर्मर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो रोजर एस्कम। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।